दोस्तों, दुनिया के मानचित्र पर अभी बांग्लादेश एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यह बात सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री या फिर नेताओं की ही नहीं है बल्कि आम जनता की भी है, लेकिन वे लोग अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथी दंगाई हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उन्हें सड़कों पर लटकाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अब मात्र छात्र आंदोलन नहीं रह गया है बल्कि पाकिस्तान और आईएसआई से फंडिंग लेने वाले जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथियों ने छात्र आंदोलन पर कब्जा कर लिया है और अब वह बांग्लादेश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। किसी को मूर्ति से बांधकर मारा जा रहा है तो किसी को मारकर फ्लाईओवर के दोनों ओर लटका दिया जा रहा है। ये अभी का बांग्लादेश है, शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद का बांग्लादेश। जिस दिन वह देश से भागी यानी कि 5 अगस्त 2024 की तस्वीरें तो पहले से ही वायरल है। इस दिन शेख हसीना के घर में घुसे दंगाई उनके अंडरगारमेंट्स, उनके कपड़े और मछलियां लेकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। कोई उसकी साड़ी तक पहन चुका है तो कोई उसके घरों से कुछ भी सामान लेकर भाग रहा है और कुछ दंगाई तो ऐसे हैं जो सरेआम शेख हसीना के बेडरूम में अपना जश्न मना रहे हैं। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि अगर शेख हसीना भागकर भारत नहीं पहुंचती तो उसके साथ वहां पर क्या होता। ढाका में जमात ए इस्लामी के चरमपंथी शायद काबुल वाली तस्वीर दोहरा रहे होते जब साल 1996 में अफगानिस्तान के आखिरी प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह अहमद जई को मारकर तालिबानियों ने उन्हें लैंप पोस्ट से लटका दिया था, या फिर कुछ उससे भी ज्यादा भयानक, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ तो ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। आइए इसी टॉपिक पर आपको यह बताते हैं कि कैसे अब बांग्लादेश अपने इतिहास को मिटाकर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक सच्चे दोस्त होने के नाते हमने शेख हसीना की हिफाजत की है, लेकिन अब वहां की हिंदू आबादी भी सोशल मीडिया पर चीख चीख कर हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के जरिए बता दिया है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी जब तक उनको किसी सुरक्षित जगह का वीजा नहीं लग जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना अलग बात है। हमें तो पहले इस दंगाई मानसिकता को समझना होगा। बांग्लादेश की तुलना आखिर किससे करें? श्रीलंका से, जहां इसी तरह की तस्वीरें पिछले साल सामने आई थी। राष्ट्रपति भवन में दंगाइयों का जश्न चल रहा था, लेकिन नहीं, ये तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि उस समय श्रीलंका में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था और परचेजिंग पावर भी बिल्कुल समाप्त हो गई थी और लोग सड़कों पर आ गए थे। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेख हसीना की नीतियों के चलते कोरोना काल में भी बांग्लादेश की जीडीपी 7% से ऊपर रही थी और यह भारत से भी ज्यादा था। पिछले 10 सालों में वहां के लोगों की इनकम 3 गुना बढ़ी है, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया? क्या नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध ने इतना विकराल रूप हासिल कर लिया? मार्च 2024 में यह तय होता है कि साल 1971 की आजादी में शामिल परिवार के बच्चों को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। शेख हसीना की इच्छा अपने पिता और बंगबंधु मुजीबुर रहमान का सपना पूरा करने की थी। शेख मुजीब आजादी के लिए लड़ने वालों को मुक्ति योद्धा कहते थे। इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी में इस फैसले का विरोध शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलने लगता है। पाकिस्तान समर्थित जमाते इस्लामी इसे मौके के तौर पर देखता है और इस्लामी छात्र शिविर के लंपट हर जगह आंदोलन में घुस जाते हैं। देखते ही देखते बंगबंधु के हत्यारे गुट को हवा देने वाले पाकिस्तानी परस्त जमातियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ये उन्हीं जमातियों की तीसरी पीढ़ी के कट्टरपंथी है जिन्हें बेगम खालिदा जिया के पिता जिया उर रहमान के चेले जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने पाकिस्तान से न्योता देकर बुलाया था। इसके बाद 1 अगस्त को शेख हसीना ने जमात ए इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उन दोनों पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर शांति के बदले चारों तरफ आग फैलाने के इरादे से जमाती फैल गए। अब असली स्टूडेंट यूनियन को इसका एहसास तो हो चुका था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी।
दोस्तों, बंग बंधु यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की आदमकद प्रतिमा को जिस तरह से गिराया गया वो सबसे ज्यादा चुभती है। सद्दाम हुसैन की मूर्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था और उसका इस तरह का अंत जस्टिफाई भी हो जाता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान तो बांग्लादेश की आजादी के प्रतीक रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश का आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस अब खतरे में आ चुका है? क्या भारत से सांस्कृतिक साम्य के बदले जमात की विचारधारा ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है? अगर मान भी लिया जाए कि शेख हसीना से गलती हुई है तो इसकी सजा उसे मिल चुकी है और वह देश छोड़कर जा चुकी है और अब बांग्लादेश अपने जनता के हाथों में है। लेकिन मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। इनमें से कोई आंदोलनकारी उसके आदमकद प्रतिमा के ऊपर चढ़कर मूत्र विसर्जन कर रहा है तो कोई सरेआम हथौड़ी से उसके ऊपर हमला कर रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को वहां के सरकारी कार्यालय से भी हटाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश अपनी आजादी के इतिहास को मिटा रहा है। बांग्लादेश की आजादी शेख हसीना से नहीं तो उसके पिता शेख मुजीबुर रहमान से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अब उसके निशानी को मिटाने का मतलब है बांग्लादेश के अस्तित्व को मिटाना, जो शायद वहां के देश प्रेमियों का काम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि साल 2001 से लेकर 2006 के बीच जमाते इस्लामी के साथ चलने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP की खालिदा जिया ने क्या किया था। आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB ने पूरे भारत में नेटवर्क फैलाना शुरू किया। मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और अल कायदा के साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक खलीफा के मातहत लाने का नारा देने वाली JMB ने सीमा पर टेरर कैंप लगाना भी शुरू कर दिया था, जिसका खुलासा साल 2014 में बर्धमान बम ब्लास्ट के बाद हुआ था। फिर बिहार के बोधगया में सीरियल बम धमाके भी इसी ग्रुप ने करवाए थे और इसी के बाद साल 2019 में भारत सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अब आप समझे कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को क्यों मिटाया जा रहा है, क्योंकि यह काम बांग्लादेशियों का है ही नहीं, यह छात्र के रूप में एक आतंकी संगठन है और इसका एहसास बांग्लादेशियों को तब होगा जब आने वाले सालों में वह एक और आजादी की जंग लड़ रहे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश आज जिस हालात में पहुंच गया है इसके पीछे क्या सिर्फ जमात अकेले है या फिर अमेरिका, पाकिस्तान या चीन का हाथ है, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ फैक्ट्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हास को हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक नेता ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। पीटर हास पर खालिदा जिया का समर्थन करने के आरोप भी लगे थे। फिर छात्र आंदोलन शुरू होते ही पीटर हास बेहद गुप्त तरीके से ढाका से निकल जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए लगातार शेख हसीना पर दबाव बना रहा था और ये बात भी सच है। इसके बाद अमेरिका ने साफ तौर पर इसी साल बांग्लादेश में हुए चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और अब तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने बांग्लादेशी आर्मी की तारीफ की है और शेख हसीना की वीजा रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया है। तो अब आप शायद इशारा समझ सकते हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना की तरह भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता जारी रखती है या वह अपना रुख बदलता है, इसे देखना लाजिमी होगा। लेकिन हमारी चुनौती बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर हालात पहले से ही गर्म है। पिछले दिनों मालदीव के मोइजू भी उलट चाल चलने लगे थे, लेकिन वह अब रास्ते पर हैं क्योंकि हमने उकसावे के बावजूद मालदीव को सही सलाह देना जारी रखा था। वहीं श्रीलंका को इकोनॉमिक सपोर्ट देकर हमने उसे संकट से निकलने में हेल्प की थी और अब कट्टरपंथी दलदल में फंसे नए पड़ोसी के लिए हमें नया अप्रोच रखना ही होगा। बाकी इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के इस पूरे आंदोलन को कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया है? तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।